नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। शायद बहुत से लोग इस नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन इसके एब्रीविएशन से आप ज़रूर वाकिफ होंगे। इसका एब्रीविएशन है एनएससी। जी हाँ, इंडिया में ये स्कीम अपने एब्रीविएशन से ही ज़्यादा जानी जाती है। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किए जाते हैं। इंडिया में शायद ही कोई दूसरी स्कीम हो जो एनएससी जितनी पॉपुलर रही हो। एनएससी में ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। 1000 रुपये जैसी छोटी रकम से आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ढेर सारे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं इसके साथ, और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि 100% सेफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकअप आपको साथ में मिलता है, और इसलिए ये स्कीम 100% सेफ हो जाती है। आज की इस वीडियो में एनएससी से जुड़ी छोटी छोटी बातों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसके प्लस माइनस क्या है, और कहीं कहीं पर जो एक दो छोटे छोटे माइनस पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि एनएससी आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में मिलता है। जी हाँ, बैंक्स में एनएससी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको एनएससी में इन्वेस्ट करना है तो पोस्ट ऑफिस ही केवल एकमात्र ऑप्शन है। एनएससी के जो इशू इस समय चल रहा है वो 5 साल का इशू है, यानी इस समय जो आप एनएससी लेते हैं वो 5 साल में आपको मैच्योर होने मैंडेटरी हैं। कई जगह गूगल अगर आप करेंगे तो आपको शायद मिल जाए कि एनएससी का 9th इशू चल रहा है जो 10 साल के लिए वैलिड है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो एनएससी का 9th इशू नहीं है, वो एक्चुअल में किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी है, जिसे कुछ लोग एनएससी 9th इशू का नाम दे रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एनएससी का इस समय 8वां इशू चल रहा है। एनएससी किसी समय में 5 साल में रकम को डबल कर दिया करते थे, उसके बाद 8 साल के, उसके बाद 10 साल के एनएससी आई, लेकिन इस समय जो इशू है वो 5 साल का है, और इसके अंदर इस समय आपको 6.80% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एनएससी काम कैसे करता है, इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। एनएससी में इन्वेस्ट करने की मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपये, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है। आप 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितना चाहे रकम उतना एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितनी बार चाहें उतनी बार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पीपीएफ एक पर्सन का एक ही खुल सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख की ही हो सकती है, लेकिन एनएससी में इस तरह कोई भी लिमिट नहीं है। जितने चाहें उतने एनएससी आप ले भी सकते हैं, और जितनी अमाउंट चाहें उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर एनएससी में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपये की है। तो इस तरह से आप अपनी मनचाही रकम एनएससी में इन्वेस्ट कीजिए। 5 साल तक उसका ब्याज आपको मिलता रहेगा, और 5 साल के बाद एनएससी मैच्योर हो जाएंगे और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली मेन ये बात है कि एनएससी में कमाए गए ब्याज को आपको इकट्ठा 5 साल बाद ही दिया जाएगा। हर 6 महीने बाद या हर साल ब्याज आपको दिया जाना हो, ऐसा नहीं है। 5 साल के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एक साथ मैच्योरिटी अमाउंट बनकर आती है और आपको दी जाती है। दोस्तों, एनएससी सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेजिडेंट ले सकता है, यानी कि इंडियन इंडिविजुअल के लिए है। एनएससी को एनआरआई नहीं ले सकता, एनएससी को एचयूएफ नहीं ले सकता, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं ले सकती। सिर्फ इंडियन इंडिविजुअल ही एनएससी लेने के लिए एलिजिबल है। यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनएससी आप न्यू बॉर्न बेबी का भी ले सकते हैं। जी हाँ, नया एक बच्चा पैदा होता है, उस उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चे का जो एनएससी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी माता पिता या किसी दूसरे की गार्डियनशिप के अंडर लिया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। 10 साल से लेके 18 साल तक की उम्र का भी अगर बच्चा है वो भी अपने खुद के नाम से एनएससी को परचेज कर सकता है। आमतौर पर किसी भी स्कीम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 10 साल से 18 साल की उम्र के अंदर भी कोई बच्चा खुद अपने तौर पर उस स्कीम को ऑपरेट कर सकता हो, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल है। दोस्तों, एनएससी सिंगल नेम पर भी लिया जा सकता है, एनएससी ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट नेम है वही एनएससी का होल्डर माना जाता है। एनएससी एक तरह से उसी को दिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट नेम ने किया है ऐसा ही माना जाता है। सेकंड अकाउंट होल्डर या थर्ड अकाउंट होल्डर उसका मालिक नहीं होता। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस 3 ही हो सकते हैं अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, या तो सिंगल नेम या डबल नेम या ट्रिपल नेम। 3 से ज़्यादा पर्संस एक एनएससी अकाउंट के अंदर नहीं हो सकते।
दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले बताया है कि मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये है इन्वेस्टमेंट का, मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है और कितनी बार कितने एनएससी आप ले सकते हैं। यानी कि सपोज आज आपने 1 लाख रुपए के ले लिए, 10 दिन बाद आप फिर 1 लाख रुपए के ले सकते हैं, 15 दिन बाद फिर आप 10,000 के ले सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार आप एनएससी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये एनएससी 10 साल के हुआ करते थे। दिसंबर 2015 से पहले जो इशू आते थे वो 10 साल का इशू था, लेकिन अब जो एनएससी आपको दिए जाएंगे जो कि 8th इशू इस समय चल रहा है वो 5 साल का है। ना वो 5 साल से पहले मैच्योर हो सकता है, ना वो 5 साल के आगे एक्सटेंड हो सकता है। 5 साल से पहले एनएससी को प्री मैच्योर करने का कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, कुछ बैंक्स हैं या तकरीबन कहिए तो सभी बैंक्स एनएससी के अगेंस्ट आपको लोन दे देते हैं, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में आप कहते हैं कि हम एनएससी को प्री मैच्योर करवाना चाहते हैं, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज एनएससी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ आपको लोन की फैसिलिटी भी बैंक दे देते हैं। ये एडवांटेज जो है उस डिसएडवांटेज को कवर करता है। दोस्तों इस समय जो ब्याज इस पर चल रहा है वो है 6.80% कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि ब्याज पर ब्याज आपको 1 साल के बाद मिलेगा। 6.80% इस समय इसका ब्याज चल रहा है और जिस रेट पर एक बार आपने एनएससी ले लिए उसके बाद अगले 5 साल तक आपको उसी दर से ब्याज मिलता रहेगा। यानी अगर आप आज 6.80% पर एनएससी परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डेट से लेकर आने वाले 5 साल तक यानी एनएससी की मैच्योरिटी डेट तक आपको 6.80 पर ही ब्याज मिलेगा। कोई मैटर नहीं है आपके लिए कि आने वाले समय में एनएससी का ब्याज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन आपका रेट 6.80% फिक्स है। अगर आप आने वाले 4 महीने बाद मानते हैं कि ब्याज इसका घटकर 6.5% रह गया है, उस समय जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 6.5% ही मिलेगा उसका आपको, और आज वाले पर आपको 6.80% मिलता रहेगा। दोस्तों यहाँ बीच में एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि एनएससी के इशू टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जिस तरह से हमने बताया कि इस समय 8th इशू चल रहा है, फर्स्ट इशू से लेकर 2nd, 3rd, 4th, 5th, और हर इशू जब नया आता है तो कुछ ना कुछ रूल्स के चेंज अपने साथ जरूर लाता है। इसलिए अगर किसी के पास 10 साल के एनएससी पहले से पड़े हुए हैं, किसी के पास पहले से किसी और रूल्स के अंतर्गत लिए हुए पड़े हैं, उन पर वही रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे जो एनएससी लेने वाले दिन एप्लीकेबल थे। आज के 8th इशू के रूल्स उस समय के लिए हुए एनएससी पर किसी भी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों जो एक और मेन चीज़ है इसके टैक्स सिस्टम को लेकर समझने वाली है। एनएससी बहुत अच्छे टैक्स एडवांटेज देता है, लेकिन इसको यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो हमारे पास अब 2 तरह के टैक्स स्लैब हो गए हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब और नया टैक्स स्लैब, जो आप सब जानते ही होंगे। नए टैक्स स्लैब के अंदर तो आपको एटीसी की कोई रिबेट लेनी नहीं है, इसलिए एटीसी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो इंटरेस्ट अर्न है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नए टैक्स स्लैब के अंडर रिटर्न भर रहे हैं तो आपको एनएससी कोई छूट किसी तरह की इंटरेस्ट के टैक्स के ऊपर नहीं दिलवा सकता। एनएससी का जितना भी इंटरेस्ट आपका आएगा वो साल दर साल आपके लिए टैक्सेबल है, चाहे वो इंटरेस्ट आपको पे नहीं किया जा रहा है, पेमेंट आपका उसको 5 साल के बाद एक साथ ही होगा, लेकिन वो एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि आगे उठाया गया इंटरेस्ट 31 मार्च को जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनएससी का, चाहे वो आपको दिया नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऊपर बनता टैक्स आपको हर साल पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों पुराना टैक्स सिस्टम। बहुत से लोग, और हम मानते हैं कि ज़्यादातर लोग, पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर जिसमें आप कई तरह की छूट ले सकते हैं उसी के अंदर रिटर्न्स भरना प्रेफर करेंगे। और अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम के साथ रिटर्न भरते हैं तो एनएससी यहाँ बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पहले 4 साल की इनकम में उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ एनएससी से जो ब्याज आपने 5वें साल में अर्न किया है उस पर आपको टैक्स देना होगा। पहले जो 4 साल हैं उसके अंदर अगर आपने जो ब्याज अर्न किया वो हर साल 1.5 लाख रुपए से कम है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आपका ब्याज सपोज कीजिए कि किसी भी एक साल में कमाया गया ब्याज 1,60,000 रुपये है तो 10,000 रुपये पर आपको टैक्स देना होगा, जबकि 1,50,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका सीधा सा कारण ये है कि 1.5 लाख रुपये तक की जो आपकी इंटरेस्ट की अर्निंग है वो री इन्वेस्ट मानी जाती है, एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में एनएससी के अंदर ही री इन्वेस्टेड मानी जाती है और वो एटीसी के अंडर कवर होती है। तो एक्रूड इंटरेस्ट पर जो आपको टैक्स लगने वाला था और जो एटीसी के अंडर आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये दोनों क्लॉजेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और 1.5 लाख रुपए तक का वार्षिक ब्याज
आपका टैक्स फ्री रहता है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि 1.5 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका किसी भी साल में ब्याज बनता है उस पर आपको टैक्स देना होगा। और 5वें साल में जितना भी ब्याज हो, चाहे वो 10,000 कमाया है आपने, चाहे 50,000 है, चाहे 1.5 लाख है, चाहे 1,60,000 है, 5वें साल में सिर्फ 5वें साल का जितना इंटरेस्ट बना है, पहले 4 सालों का नहीं, सिर्फ 5वें साल का जितना इंटरेस्ट बना है वो आपको टैक्स उस पर देना ही होगा। वो टैक्सेबल रहेगा। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपकी टोटल इनकम में ऐड कर लिया जाएगा और उस पर अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना होगा। यहाँ ये राहत की बात ज़रूर है कि पोस्ट ऑफिस किसी भी तरह से कोई टीडीएस एनएससी के इंटरेस्ट पर नहीं काटता है। टीडीएस की क्लॉज एनएससी पर एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, पहले एनएससी आपको सिर्फ सर्टिफिकेट फॉर्म में इशू किए जाते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेज आपको ये पासबुक के फॉर्म में इशू करने लगे हैं। पासबुक देखने बिल्कुल सेविंग अकाउंट की पासबुक जैसी दिखती है, उस फॉर्म में आपको एनएससी मिलते हैं। पासबुक या सर्टिफिकेट खो जाने की कंडीशन में आप उसको पोस्ट ऑफिस से नॉमिनल से चार्जेस देकर दोबारा इशू भी करवा सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया है कि लोन आपको मिल सकता है। बहुत से बैंक्स हैं जो एनएससी गिरवी रखकर आपको लोन दे देते हैं। अगर आप एनएससी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच से इंडिया के अंदर किसी भी दूसरी ब्रांच में इजीली उसको शिफ्ट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस से बैंक में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि बैंक्स के अंदर एनएससी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नॉमिनेशन के रिगार्डिंग भी क्लैरिटी कर देनी चाहिए यहाँ पर कि नॉमिनेशन अवेलेबल है, जैसे कि सुकन्या अकाउंट के अंदर नॉमिनेशन नहीं अवेलेबल होता, यहाँ नॉमिनेशन अवेलेबल है। और नॉमिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली ज़रूरी है कि एनएससी के अंदर भी अगर आप नॉमिनी कोई बनाते हैं और वो नॉमिनी अगर आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ होती है तो आपके मरने के बाद वो पैसा उस नॉमिनी को मिलता तो है, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर पाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 3-4 वीडियोस हमने पहले से अपलोड किए हैं जिसमें बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है कि नॉमिनी हर केस में पैसे का मालिक नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में अगर वो घर का मेंबर है तब तो वो पैसे का मालिक है। अगर वो एक फैमिली मेंबर नहीं है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो सिर्फ एक ट्रस्टी है, उसका काम है बैंक से पैसा कलेक्ट करके या पोस्ट ऑफिस से पैसा कलेक्ट करके आपके लीगल हेयर यानी कि कानूनी दावेदारों को देना। नॉमिनेशन के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियोस को और कोई वीडियो आप देखें ना देखें, लेकिन नॉमिनेशन का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आने वाले समय में, जिस समय नॉमिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को इफेक्टेड कर सकती है। एनएससी को प्री मैच्योर नहीं किया जा सकता है। एनएससी प्री मैच्योर केवल 2 कंडीशंस में हो सकता है। एक तो अगर एनएससी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर की अगर डेथ होती है तो एनएससी प्री मैच्योर हो सकता है। सेकेंडली, अगर कोई कोर्ट ऐसा आदेश करे, अदर कंडीशंस के अंदर एनएससी प्री मैच्योर नहीं हो सकता। दोस्तों, अगली वीडियो आने वाली है सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो के अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट की आप वो बारीकियां जानेंगे जो शायद आपको अब तक नहीं पता होंगी। जिन लोगों ने कुछ साल पहले सुकन्या अकाउंट खोला भी हुआ है उनको भी शायद उन चीज़ों का नहीं मालूम होगा जो वाकई उन्हें पता होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहे डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।